नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम में। और इस डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम के माध्यम से जो भी बीते समय में महत्वपूर्ण खबरें होती हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं, उन्हें एमसीक्यू के माध्यम से और उनकी व्याख्या के माध्यम से आप तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि इस एमसीक्यू के माध्यम से, डेली करंट अफेयर के माध्यम से जो भी तथ्यात्मक जानकारी रहती हैं उन्हें पहुंचाना, जो इसे स्टैटिक पार्ट होता है उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ आप बने रहें। आप अपनी तैयारी को गति देते रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी इस चैनल को शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी इस चैनल का लाभ ले सकें जो दूर दराज या जिन्हें इनको नीड है। चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो कैलोड्ज जोलेंकिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये जो है एक प्रकार की छिपकली है और अभी खोजी गई है हिमाचल प्रदेश में। तो यह गार्डन लिजर्ड छिपकली की एक प्रजाति है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा जो है स्टेटमेंट कह रहा है, भारत में कैलोड्स की 14 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 9 प्रजातियां पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती हैं। पूछ क्या रहा है, उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही हैं। तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि ये दोनों कथन सही हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखते हैं। तो ये रहा कैलोड्स जोलेंकिन, एक प्रकार की छिपकली। और इसके व्याख्या की बात करें तो हाल ही में मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के मावमलुह क्षेत्र में कैलोड्स जोलेंकिंग प्रजाति की पहली बार उपस्थिति दर्ज की गई है। यह प्रजाति का ज्ञात क्षेत्र लगभग 172 किलोमीटर बढ़ गया। इस खोज के बाद मेघालय में कैलोड्स प्रजातियों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है, जो पर्यावरणीय विविधता को बढ़ावा देता है। यानी जैव विविधता जितना समृद्ध होगा, पारिस्थितिक तंत्र उतना स्थायित्व होगा। और ये छिपकली जब मिली है तो जैव विविधता जाहिर सी बात है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और इससे होगा क्या कि पर्यावरणीय विविधता बढ़ेगी। तो भारत में कैलोड्स की 14 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 9 प्रजातियां पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती हैं। अब कैलोड्स जोलेंकिंग के बारे में बात करें तो यह गार्डन लिजर्ड छिपकली की प्रजाति है, जिसका पहली बार 2019 में मिजोरम के आइजोल जिले में वैज्ञानिकों की टीम द्वारा वर्णन किया गया था। यह प्रजाति लगभग 5 इंच लंबी होती है और इसके शरीर पर हरे रंग के कई शेड्स और काले धब्बे होते हैं। इसके शरीर पर एक विशेष सल्क संरचना होती है, जो इसे एक तीखा रूप देती है और उसे शिकार से बचाने में मदद करती है। तो जब आप पर्यावरण और पारिस्थितिकी पढ़ते होंगे तो उसमें अनुक्रमण और अनुकूलन दो चीज़ें पढ़ते होंगे। तो अनुकूलन में पारिस्थितिक अनुकूलन के संदर्भ में जब आप अनुहरण पढ़ते होंगे तो अनुहरण में क्या होता है, हूबहू नकल करना, ठीक है। तो ये जो है अपनी विशिष्टता पर तीखा रूप के कारण जो है शिकार से बचाने में मदद करती है। मजबूती से झुकी हुई सल्क संरचना इसके शरीर की विशेष पहचान है, जो इसे किसी अन्य प्रजाति से अलग करती है। बता दें कि यह प्रजाति भारत, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया और कुछ प्रशांत द्वीपों में पाई जाती है। इसके विशेषताओं की बात करें तो यह कैलोड्स अगामिडी परिवार की वृक्षवासी यानी
पेड़ों पर रहने वाली छिपकली है जो अक्सर जंगलों और बगीचों में पाई जाती है। यह उत्तेजित होने पर अपने रंग में अत्यधिक परिवर्तन करती है और रंग परिवर्तन के कारण यह शिकार से बचने के लिए अपने शरीर को मिलाने का प्रयास करती है। यह दिनचर होती है और मुख्य रूप से जमीन पर तेजी से दौड़ती है। कैलोट्स प्रजाति जलवायु में अनुकूलनशील हैं और यह समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अच्छी तरह से जीवित रहती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो ई हंसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घोषणा की है कि भारत ने 2 सीटों वाला स्वदेशी इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान ई हंसा विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है यह हंसा 3 नेक्स्ट जनरेशन कार्यक्रम का हिस्सा है जो स्वदेशी नवाचार पर आधारित है। तो उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या है? तो आपको बताते चलें कि अभी जो है वर्तमान में इसकी घोषणा की गई है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा, और यह जो है इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान है और यह हंसा 3 नेक्स्ट जनरेशन कार्यक्रम का हिस्सा है जो स्वदेशी नवाचार पर आधारित है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो ई हंसा भारत का स्वदेशी इलेक्ट्रिक विमान 27 मई 2025 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घोषणा की कि भारत ने 2 सीटों वाला स्वदेशी इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान ई हंसा विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ई हंसा भारत का स्वदेशी इलेक्ट्रिक विमान के बारे में बात करें तो ई हंसा भारत में विकसित किया गया एक 2 सीटर पूर्णतः इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान है जिसे राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाएं यानी CSIR NAL बेंगलुरु ने डिजाइन और निर्मित किया है। इसका उद्देश्य विदेशी ट्रेनर विमानों की तुलना में लगभग 2 करोड़ में प्रशिक्षु पायलटों के लिए एक स्वदेशी हरित एवं किफ़ायती विकल्प उपलब्ध कराना है। यह हंसा 3 नेक्स्ट जनरेशन कार्यक्रम का हिस्सा है जो स्वदेशी नवाचार पर आधारित है। प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो ई हंसा में आधुनिक लिथियम आयन बैटरी के पैक का उपयोग किया गया है जिसकी कुल क्षमता 30 किलोवाट हावर है। विमान औसतन 60 से 90 मिनट यानी 1 से 1.5 घंटे तक उड़ान भर सकता है जो बेसिक ट्रेनिंग के लिए पर्याप्त है। इसमें फास्ट चार्जिंग की सुविधा दी गई है जिससे बैटरी को 60 से 70 मिनट में पूरी तरह चार्ज किया जा सकता है। यह प्लग एंड फ्लाई प्रणाली पर आधारित है जिससे संचालन सरल और किफ़ायती बनता है। ई हंसा को स्वदेशी विकास और विनिर्माण के लिए आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि के अनुरूप डिजाइन किया गया है। यह उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक के उद्देश्यों के लिए भी उपयुक्त है जो छोटे एयर स्ट्रिप और रीजनल कनेक्टिविटी पर फोकस करता है। स्वदेशी प्रशिक्षण विमानों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार ने इसकी जोरदार वकालत की है। ई हंसा पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है। यह पारंपरिक विमानों की तुलना में 80 से 90% कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करता है। तो यह जो है यहाँ पर 80 से 90% CO2 का उत्सर्जन कम करेगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है कम होगा जिससे पर्यावरणीय संतुलन बना रहेगा। ग्रीन एविएशन के तहत इसकी संचालन लागत लगभग 30% कम है और शोर और कंपन भी बहुत कम होते हैं जिससे पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को सीधा लाभ मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे ICAO और IATA भी 2030 तक हरित विमानन को बढ़ावा देने के लिए ऐसे कदमों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तकनीकी प्रशिक्षण और प्रमाणन की बात करें तो CSIR NAL ने इस विमान का डायनेमिक फ्लाइट टेस्टिंग और ग्राउंड टेस्टिंग बेंगलुरु में सफलतापूर्वक कर लिया है और DGCA यानी नागर विमानन महानिदेशालय के मानकों का पालन किया गया है। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसे संस्थान भी तकनीकी सहयोग में शामिल हैं। वैश्विक तुलना और विशिष्टता की बात करें तो दुनिया में पिपिस्ट्रल
अल्फ़ा इलेक्ट्रो यानी स्लोवेनिया का है ये, पिपिस्ट्रल अल्फ़ा इलेक्ट्रो, और बाई एरोस्पेस ई फ्लायर जो अमेरिका का है। जैसे कुछ ही इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमानों ने सफलता पाई है। ई हंसा पूरी तरह भारत में डिजाइन एवं निर्मित 100% स्वदेशी है और भारतीय मौसम और व ऑपरेटिंग परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या रिस्पांस रहता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो राजमाता अहिल्याबाई होलकर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो राजमाता अहिल्याबाई होलकर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल में उनकी आयोजित जो जयंती थी, 300वीं जयंती थी, 300वीं जयंती पर जाकर के उन्हें श्रद्धांजलि दिया है। ठीक है, और यह जो है होलकर वंश की रानी थी और मालवा साम्राज्य की शासिका थी, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। तो इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था ये बताना है हमें। तो ऑप्शन ए कह रहा है 31 मई 1725 चोंडी अहमदनगर। ऑप्शन बी कह रहा है 25 अगस्त 1730 पुणे। ऑप्शन सी कह रहा है 2 अक्टूबर 1730 नासिक। ऑप्शन डी कह रहा है जनवरी 1726 इंदौर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है 31 मई 1725। ठीक है, और चोंडी में हुआ था, अहमदनगर में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में आयोजित लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। अब 300वीं जयंती है, तो आप जो है इसे याद रखिएगा। हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन न पढ़कर पूछ करके घुमा करके क्वेश्चन पूछ दे, तो आप इसके लिए भी तैयार रहिएगा। उन्होंने अहिल्याबाई के सुशासन, सामाजिक सुधार और सांस्कृतिक संरक्षण में दी गई अद्वितीय सेवाओं की सराहना की। अहिल्याबाई का प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को चोंडी गांव जामखेड़ अहमदनगर जो महाराष्ट्र में पड़ता है वहां हुआ था। वे एक साधारण परिवार से थी। उनके पिता मनकोजी राव शिंदे गांव के प्रधान थे जिन्होंने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया था। एक युवा लड़की के रूप में उनकी सादगी और चरित्र से मालवा के राजा मल्हार राव होलकर प्रभावित हुए। वर्ष 1733 में जब अहिल्या की उम्र 8 वर्ष से कम थी, उनका विवाह मल्हार राव के पुत्र खंडेराव होलकर से हो गया, यानी बाल्यावस्था में ही उनका विवाह हो गया था। खैर उस समय की परिस्थिति ऐसी थी, ठीक है, लोग उतने जागरूक नहीं थे, तो उस समय 8 वर्ष की अवस्था में ही हो गया था। 12 वर्ष बाद कुम्हेर किले की घेराबंदी के दौरान उनके पति की मृत्यु हो गई, यानी 12 वर्ष बाद जो है वो विधवा हो गई। शोक विह्वल अहिल्या ने सती होने का निर्णय लिया, लेकिन उनके ससुर मल्हार राव ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद मल्हार राव ने उन्हें प्रशासन और सैन्य कार्यों की व्यवस्थित शिक्षा दी। तो अब देखिए किस तरीके से परिवार जो है, एक परिवार से छोड़ करके जब बेटी दूसरे घर जाती है और वहाँ जब कोई अनहोनी हो जाए, उस कंडीशन में ससुराल पक्ष यदि सपोर्ट कर दे उस महिला का, तो वो किस तरीके से प्रशासन या सैन्य कार्य या अन्य कार्य में अपनी प्रतिभा को दिखाती हैं, ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो आप इसे महिला सशक्तिकरण से जोड़ सकते हैं, एग्जाम्पल में कोट कर सकते हैं। तो राजमाता अहिल्याबाई होलकर का जीवन और व्यक्तिगत और प्रशासन की बात करें तो होलकर वंश की रानी बनी और मालवा साम्राज्य की शासिका बनी। वे भारत की सबसे दूरदर्शी महिला शासकों में मानी जाती हैं। उनका शासन लगभग 30 वर्षों तक चला, विशेषकर इंदौर में। उनके शासनकाल में उत्तम प्रशासन, सुसंगठित व्यवस्था और जन कल्याण की स्थापना हुई। उनके शासन में धर्म का प्रचार और औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। वे अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध रहीं। राजमाता अहिल्याबाई होलकर का जीवन, व्यक्तिगत और प्रशासन की और अन्य पहलुओं की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने अपने पुस्तक भारत एक खोज 1946 में उन्होंने लिखा था।
तो उन्होंने उसमें लिखा कि अहिल्याबाई का शासन उत्तम व्यवस्था का प्रतीक था। उनकी मृत्यु के बाद लोग उन्हें एक संत के रूप में मानने लगे। अहिल्याबाई ने महिलाओं की गरिमा, धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक सुधारों को अपने शासन का आधार बनाया। अब देखिए, हम लोग राजमाता अहिल्याबाई होलकर के बारे में देख लिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि महिला सशक्तिकरण से संबंधित एक अन्य प्रश्न भी आपके समक्ष है। तो एनडीए यानी नेशनल डिफेंस अकादमी में महिलाओं को पहली बार किस वर्ष प्रवेश दिया गया था? तो ऑप्शन ए कह रहा है 2019, ऑप्शन बी कह रहा है 2023, ऑप्शन सी कह रहा है 2021, ऑप्शन डी कह रहा है 2022। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। चलिए, 2022 में प्रवेश दिया गया था। तो एनडीए में महिलाओं का प्रवेश 1988 ब्रिटिश शासन के दौरान मिलिट्री नर्सिंग सर्विस शुरू हुई और जिससे भारत में महिलाओं के लिए सेना के द्वार खुले। उसके बाद क्या हुआ कि 1958 में भारतीय सेना की मेडिकल कोर ने महिला डॉक्टरों को रेगुलर कमीशन देना शुरू किया। फिर 1992 का समय आता है। विमेन स्पेशल एंट्री स्कीम के तहत महिलाओं को गैर लड़ाकू शाखाओं जैसे एजुकेशनल कोर, सिग्नल कोर, इंजीनियर्स में शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से शामिल किया गया। फिर 2008 का समय आता है। महिलाओं को पहली बार जज, एडवोकेट जनरल और एजुकेशन कोर में परमानेंट कमीशन की अनुमति मिली। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और एनडीए में महिलाओं का प्रवेश की बात करें तो 2019 8 और गैर लड़ाकू शाखाओं में महिलाओं को परमानेंट कमीशन की अनुमति मिली, लेकिन कमांड पोस्टिंग नहीं दी गई। 2020 में फिर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि महिलाओं को लिंग आधारित पूर्वाग्रहों के आधार पर परमानेंट कमीशन और कमांड रोल से वंचित नहीं किया जा सकता। फिर 2022 में एनडीए में पहली बार 17 महिला कैडेट्स का दाखिला हुआ और ये 148वां कोर्स था एनडीए का। 2025 में 148वें कोर्स की 17 महिला कैडेट्स ने एनडीए में स्नातक किया। यह भारतीय सैन्य इतिहास में मील का पत्थर है। अभी उन जो 17 महिला कैडेट्स हैं उनके साथ राष्ट्रपति जी ने भी बैठक की थी। एनडीए प्रशिक्षण, एकीकरण और भविष्य की संभावनाओं की बात करें तो अब तक कुल 126 महिला कैडेट्स ने एनडीए में प्रवेश लिया है। प्रशिक्षण जेंडर न्यूट्रल तरीके से होता है। पुरुष कैडेट के साथ समान गतिविधियों में भागीदारी होती है। महिलाओं को शुरू में अलग आवास मिला, लेकिन अब वे 18 स्क्वाड्रनों में पूरी तरह एकीकृत हैं। स्क्वाड्रन में एकीकरण का मतलब है कि महिला कैडेट्स अब पुरुषों के समान दिनचर्या, अनुशासन और जीवन शैली का पालन करती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो मिस वर्ल्ड 2025 अभी हाल ही में संपन्न हुआ, उसी से संदर्भित ये प्रश्न है। तो इसका खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है हासेट डेरेज एडमसू, ऑप्शन बी कह रहा है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन सी कह रहा है सुचाता चुआंगसरी और ऑप्शन डी कह रहा है क्रिस्टीना पिस्कोवा। तो यहाँ पर ये थाईलैंड की महिला हैं सुचाता चुआंगसरी, इन्होंने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। चलिए हम लोग व्याख्या को देख लेते हैं। तो मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता की बात करें तो मिस वर्ल्ड 2025 का ग्रैंड फिनाले हैदराबाद, भारत में आयोजित हुआ। थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगसरी को मिस वर्ल्ड 2025 का ताज पहनाया गया। इथियोपिया की हासेट डेरेज एडमसू को उपविजेता घोषित किया गया, यानी सेकेंड नंबर पर थी। ओपल सुचाता ने क्रिस्टीना पिस्चकोवा यानी मिस वर्ल्ड 2024 से ताज प्राप्त किया, तो ये पहले थी। यह 72वीं मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता थी। कौन सी थी? तो 2025 में कौन सा नंबर का मिस वर्ल्ड हुआ? तो 72वीं। ठीक है। भारत ने लगातार दूसरे वर्ष इस प्रतियोगिता की मेजबानी की है और पिछले वर्ष भी 2024 में जब क्रिस्टीना पिस्चकोवा बनी थी उस समय भी भारत ने मिस वर्ल्ड की मेजबानी की थी।
अब हम लोग देख लेते हैं कि अब तक कितने भारतीय महिला रही हैं जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। तो 6 भारतीय महिलाएं ऐसी रही हैं जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। सबसे पहले जीता था रीता फारिया ने 1966 में, फिर ऐश्वर्या राय 1994 में, डायना हेडन 1997 में, युक्ता मुखी 1999 में, प्रियंका चोपड़ा 2000 में और मानुषी छिल्लर 2017 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो किस राज्य सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी FSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत जिलेवार कोटा प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो अभी जो है उत्तर प्रदेश ने यह घोषणा की है कि जो हम जिलेवार कोटा प्रणाली है उसे समाप्त कर रहे हैं। अभी पूरे प्रदेश भर में एक समान रूप से लागू होगा। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाता है। चलिए व्याख्या को देखें। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत लाभार्थी आवंटन के लिए जिलेवार कोटा प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया है, ताकि पात्र परिवारों, विशेषकर पिछड़े और वंचित जिलों में रहने वालों को अधिक न्यायसंगत ढंग से शामिल किया जा सके। अब कोटा क्या है? तो किसी राज्य में किसी ज़िले के लिए निर्धारित कोटा कर दिया गया। अब हो सकता है कि उस ज़िले में जो पिछड़े वर्ग हैं या वंचित समूह है वो ज़्यादा हो, किसी ज़िले में कम हो, लेकिन जब कोटा निर्धारित कर दिया गया तो उसी हिसाब से मिलेगा। अब ये जब एकीकृत किया गया है, यूनिफाइड किया गया है, तो ऐसे में क्या होगा कि सभी को समान रूप से मिल सकेगा। तो राज्य में वर्तमान स्थिति की बात करें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए अन्न आवंटन केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित जनसंख्या कवरेज के आधार पर किया जाता है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में 64.46 मतलब 46% तथा शहरी क्षेत्रों में 78.54% तय किया गया है। तो ये प्रतिशत याद रखिएगा, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 64.46 और 78.54%। अब उत्तर प्रदेश में नीति परिवर्तन हुआ है, जिलेवार कोटा को हटाया गया है। उत्तर प्रदेश में पारंपरिक रूप से प्रति जिले लाभार्थियों को आवंटित करने की एक अतिरिक्त जिलेवार सीमा का पालन किया जाता रहा है। इसके परिणाम स्वरूप असमान वितरण हुआ, जो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जैसे अपेक्षाकृत समृद्ध जिलों के पक्ष में रहा तथा गरीब जिलों में प्रायः सभी पात्र परिवारों को समायोजित करने में असमर्थता रही। इसीलिए अब ये कोटा सिस्टम हटाया जा रहा है। राज्य व्यापी आवंटन की शुरुआत हुई है। तो नई प्रणाली जो है लाभ आवंटित करने के लिए राज्यव्यापी जनसंख्या डेटा और पात्रता मानदंडों का उपयोग करेगी। इससे यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि वितरण मनमाने प्रशासनिक सीमाओं से बाधित होने के बजाय अधिनियम में निर्धारित पात्रता मानदंडों के साथ अधिक निकटता से संरेखित हो, यानी मनमाना प्रशासन न हो। जो अधिनियम में निर्धारित पात्रता है उसके मानदंड के आधार पर खाद्यान्नों का वितरण हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? और यह जो न्यायाधीशों की संख्या है ये सुप्रीम कोर्ट सहित CJI सहित है। तो कितनी है? तो ऑप्शन ए कह रहा है 31, ऑप्शन बी कह रहा है 32, ऑप्शन सी कह रहा है 33, ऑप्शन डी कह रहा है 34। तो राइट आंसर हमारा क्या है? डी है। अभी ये क्यों चर्चा में है? तो अभी 3 न्यायाधीश ऐसे हैं जिन्होंने अभी पद की शपथ ली है। तो चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। सुप्रीम कोर्ट में नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में की गई है, जिनमें 2 हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं। ये नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम की सिफारिश पर की गई हैं। नियुक्त हुए न्यायाधीश कौन कौन से हैं? तो न्यायमूर्ति NV अंजारिया जो कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्हें कहाँ नियुक्त किया गया है?
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, मुख्य न्यायाधीश नहीं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में। दूसरे हैं न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई, गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। इन्होंने भी पद की शपथ ली है। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की। और जो विजय बिश्नोई हैं ये अभी चर्चा में थे। इन्होंने पारंपरिक जो शपथ प्रणाली थी उसे तोड़ते हुए जो भाषा का जो मामला छिड़ता रहता है, तो इन्होंने अंग्रेजी में शपथ न लेकर के हिंदी में शपथ ली है। ठीक है, इसलिए चर्चा में थे। तो आप इसे याद रखिएगा, विजय बिश्नोई ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति एस चंदूरकर जो बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, इन्हें भी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, इन तीनों की नियुक्ति से सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या फिर 34 हो जाएगी, जो इसकी पूर्ण स्वीकृत संख्या है। यह संख्या केवल थोड़े समय के लिए पूर्ण रहेगी, क्योंकि न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी 9 जून को सेवानिवृत्त हो रही हैं। नियुक्तियां जो है पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति हरिकेश राय के सेवानिवृत्त होने के बाद बनी रिक्तियों के स्थान पर इनकी नियुक्ति की गई है। तो ये था दोस्तों डेली करंट अफेयर का आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है ये डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम। तो आप हमारे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को गति देते रहिए। आप छोटे छोटे नोट्स बनाते रहिए शॉर्ट फॉर्म में, और इसे जो है रिवीजन करते रहिए, अपनी तैयारी को गति देते रहिए, धार देते रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।